हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी अनप्लग्ड। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 14 को ऑफ क्लास 11th और बात करेंगे 14.2 आर्टिकल पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। ऐसा मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे। ऑसिलेटरी मोशन जिसमें बॉडी एक मीन पोजिशन के अराउंड क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, टू एंड फ्रो मोशन करेगी। ठीक है, उसी को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। ओके, ये हमने बात कर ली थी। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, तो देखेंगे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को। फिगर 14.1 शोज सम पीरियोडिक मोशंस। तो फिगर 14.1 हमें कुछ पीरियोडिक मोशन दिखा रहा है। कौन कौन से मोशन है, एग्जाम्पल वन बाय वन देखेंगे। सपोज एन इंसेक्ट क्लाइम अप अ रैम्प एंड फॉल्स डाउन, इट कम्स बैक टू द इनिशियल पॉइंट एंड रिपीट्स द प्रोसेस आइडेंटिकली। तो एक रैम्प पे एक इंसेक्ट क्लाइम कर रहा है, ठीक है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है और चढ़ते हुए ये गिर जा रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद ये फिर से कोशिश जारी रखता है अपनी और गिर जाता है, फिर से कोशिश करता है, जारी रखता है, गिर जाता है। ठीक है, और इसी मोशन को अगर हम शो करें ग्राफ से, जो हाइट है इसकी, कितनी हाइट तक इसकी पोजीशन है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ग्राफ बेसिकली हाइट वर्सेस डिस टाइम का ग्राफ बना है, तो कुछ ऐसा दिखेगा हमें फिग 14.1 ए। ठीक है, तो देखो टाइम के साथ ये हाइट है। ठीक है, और देखो जब स्टार्टिंग में ज़ीरो हाइट है, ओके, जैसे ये चढ़ने लगा तो इसकी कुछ हाइट तक पहुंचाइए, एक पॉइंट हाइट तक, फिर वहाँ से फिर स्लाइड करके नीचे। ओके, इसके बाद अगेन ये फिर से चढ़ा, सेम आइडेंटिकल लिखा है ना, इस तरह। तो देखो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये मोशन रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर व्हेन यू प्ले द, इसके बाद इफ़ अ चाइल्ड क्लाइम्स अप अ स्टेप, कम्स डाउन एंड रिपीट्स द प्रोसेस आइडेंटिकली, इट्स हाइट्स अबाउट द ग्राउंड वुड लुक लाइक दैट इन फिगर 14.1। तो एक चाइल्ड क्या कर रहा है, एक स्टेप में चढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद चढ़ने के बाद उतर जा रहा है, फिर से चढ़ रहा है, उतर जा रहा है। ठीक है, तो ये भी पीरियोडिक मोशन है। इसको शो करेंगे ग्राफ से तो कुछ ऐसा आएगा। देखो पहले चाइल्ड नीचे था, फिर हाइट और टाइम का ग्राफ है अगेन, फिर वो स्टेप पे चढ़ा। ठीक है, चढ़ने के बाद उसमें स्टेप में कुछ सेकंड तो रहेगा ना, कुछ टाइम के लिए तो रहेगा उतरने से पहले। ओके, कुछ टाइम तक रुका वो वहाँ पर। ओके, उसके बाद तो यहाँ देखो हाइट उतनी रही टाइम के साथ, और फिर जब वो नीचे उतरा तो ये अगेन हाइट कम हो गई, है ना, फिर नीचे है, उसके बाद फिर से वो कुछ टाइम बाद फिर चढ़ा, फिर है ना, तो रिपीट हो रहा है अपना ये मोशन भी। तो इसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया। तो ये अगेन दिस इज एग्जांपल ऑफ एन पीरियोडिक मोशन। आगे बढ़ेंगे। व्हेन यू प्ले द गेम ऑफ बाउंसिंग अ बॉल ऑफ द ग्राउंड बिटवीन योर पाम एंड द ग्राउंड, इट्स हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ वुड लुक लाइक द वन इन फिगर 14.1। तो हम करते भी है, बॉल को बाउंस करते लगातार ना, बॉल को जैसे बास्केटबॉल को बाउंस कर रहे हैं, ओके, या फिर सिंपली बॉल को भी ग्राउंड से बार बार बाउंस कर रहे हैं। तो क्या उसमें क्या होगा, तो देखो उसका ग्राफ अगर हम देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। बेसिकली इतना पार्ट पैराबोला है ये, ठीक है, अगेन ये पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, तो आप देखोगे ये इसकी स्पीड लगातार चेंज हो रही है ना। पैराबोला मतलब क्या हुआ, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या पोजीशन टाइम ग्राफ है। पोजीशन टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन तो क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म स्पीड शो करता है, ओके, और कर्व लाइन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड शो कर देगा। ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व आप जो देख सकते हो। नोट दैट द बोथ द कर्व पार्ट्स, ठीक है, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा। नोट दैट बोथ कर्व पार्ट इन आर सेक्शन ऑफ द पैराबोला गिवन बाय द न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, और ये सेक्शन ऑफ पैराबोला है जो आपने देखा भी कर, और कैसे दिया, जब डाउन मोशन के लिए ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, जब डाउन होगा तो g पॉजिटिव लेंगे हम, ओके, और जब अप जाएगा तो g की माइनस वैल्यू लेंगे, ऑपोजिट है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ओके, तो ये अपर मोशन के लिए आ जाएगा, स्क्वायर है इसलिए यहाँ पैराबोलिक हमें कर्व मिल रहा है। ठीक है, विद डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ यू इन ईच केस। ठीक है, यू की डिफरेंट वैल्यूज रहेगी। ठीक है, नाउ दिस आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन, दस मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। तो ये तीनों ही पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे।
ठीक है, तो हमने ग्राफ से पीरियोडिक मोशन को समझा। वेरी ऑफन द बॉडी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन हैज़ एन इक्विलिब्रियम पोजिशन समवेयर इनसाइड इट्स पाथ। व्हेन द बॉडी इज एट दिस पोजिशन नो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, तो जो बॉडी पीरियोडिक मोशन कर रही है, खासकर ऑसिलेटरी मोशन कर रही है, तो उसमें क्या होगा, एक पोजीशन होगी बॉडी की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जहाँ पर उस पर कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल पेंडुलम कर लो, तो पेंडुलम में जब ये ऑसिलेट कर रहा है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन से दो, और ये बीच वाली पोजीशन, ये बीच वाली मीन पोजीशन ही क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। यहाँ पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इस बॉडी पे। ओके, देयरफॉर इफ इट इज लेफ्ट देयर एट रेस्ट इट रिमेन्स देयर फॉर एवर। ओके, अगर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स इस पोजीशन में नहीं लगेगा, तो अगर हम इसको रेस्ट में रखें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमेशा रेस्ट में रखें, तो ये हमेशा रेस्ट में ही रहेगी, क्योंकि इस पर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है इस पोजीशन पे, तो हमेशा ऐसे ही रहेगी। अगर हम कोई इसको यहाँ से डिस्प्लेस ना करें, तो यहाँ पर रखें तो रेस्ट में। If the body is given a small displacement from the position, the force come into play which tries to bring the body back to the equilibrium point. और अगर हम क्या करते हैं, इस बॉडी पे अब डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेस करते हैं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या होगा, इस पे एक फोर्स लगने लगेगा जो क्या करेगा, इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस केस में देखो वो फोर्स क्यों होगा, तो देखो जब हमने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो क्या होगा, इस पे ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, ठीक है, जब इसको मैंने इस पोजीशन डिस्प्लेस किया तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, और जब मैंने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके आया तो क्या हुआ, ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इसको क्या करेगा, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने, तो ये फोर्स इसको इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने की कोशिश कर रहा है। ओके, नाउ इसके बाद ऐसे स्प्रिंग का भी केस लो, स्प्रिंग में भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आई है, ठीक है, और इसको मैंने क्या डिस्प्लेस किया इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये एक्स डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करने लगेगा इस पर, ठीक है, और इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेके आने लगेगा। ओके, नाउ ओके, इसके बाद हमें फोर्स कम इनटू प्ले विद राइज टू, ओके, गिविंग राइज टू ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, और ये फोर्स क्या करेगा, इसी की वजह से क्या होगा, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन होगा। जैसे कि इसमें देखो स्प्रिंग में इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्प्लेस किया, तो ये वापस अपनी पोजीशन में आने लगेगा, लेकिन आने के बाद समझो इसको ना, देखो ये सबसे पहले मैंने बनाया इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसको मैंने क्या किया, डिस्प्लेस किया ऐसे, जब डिस्प्लेस किया तो जब रिलीज करूँगा तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, इसको वापस इसकी पोजीशन में लेके आने लगेगा, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, लेकिन ये वेलोसिटी गेन कर लेगा कुछ जाते हुए, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा, क्या आएगा, लेकिन उसके बाद उसके ओवर शूट कर जाएगा उसको, और फिर कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, ठीक है, तो और कंप्रेस होने के बाद फिर से इसमें रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और ये वापस अपनी पोजीशन में आने लगेगा, फिर से वेलोसिटी के कारण ओवर शूट कर जाएगा, तो मतलब ऑसिलेट करना, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और इसी को हम ऑसिलेशन और वाइब्रेशन कहते हैं। फॉर पेंडुलम में भी ऐसा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉल प्लेस इन अ बॉल विल बी इन इक्विलिब्रियम एट द बॉटम, if displace a little from the point it will perform oscillation in the ball। तो देखो अगर एक बॉल है, इसमें मैंने एक बॉल रखी है ना, बॉल रखी है, बॉल को क्या करता हूँ, तो बॉटम में सबसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गई है, ठीक है, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करता हूँ तो क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ बॉल को, तो ये ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन नीड नॉट टू बी ऑसिलेटरी, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, डेफिनेटली पीरियोडिक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का रिपीट हो रहा है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो। जैसे कि सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन बट इट इज़ नॉट ऑसिलेटरी। अर्थ सर्कल के अराउंड, सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, ओके, सर्कुलर मोशन कर रही है अराउंड द सन, बट इट इज़ नॉट पीरियोडिक, नॉट ऑसिलेटरी, सॉरी। There is no significant difference between oscillation and vibration. It seems that when the frequency is small, we call it oscillation, like oscillation of a branch of a tree, while when the frequency high, we call it vibration, ठीक है। तो ज़्यादा अलग फ़र्क नहीं है बहुत ज़्यादा इन दोनों में, सेम ही चीज़ है, लेकिन हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन तब कहते हैं जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ टू एंड फ्रो मोशन कम हो, ठीक है। जैसे कि ट्री के ब्रांच को आपने क्या किया, आपने उसको स्ट्रेच किया या फिर उसको पुल किया और रिलीज़ किया, तो वाइब्रेशन करेगा, लेकिन वाइब्रेशन नहीं बोल के इसमें हम ऑसिलेशन ज़्यादा बेटर है बोलना, बिकॉज जो नंबर ऑफ
और टू एंड फ्रो मोशन करेगा, वो ऊपर नीचे जितने बार होगा वो कम बार होगा, बहुत ज़्यादा बार नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, ठीक है, तो उसमें जब हम स्प्रिंग को वाइब्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो टाइम्स वाइब्रेट करती है, ओके। नंबर ऑफ टाइम्स उसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो जिसमें नंबर ऑफ टाइम्स एक काफ़ी नंबर ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बेसिकली, आपको पता ना फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो उस केस में हम वाइब्रेशन बोलना प्रेफर करते हैं, ओके। Simple harmonic motion is the simplest form of oscillatory motion. This motion arises when the force on the oscillating body is directly proportional to its displacement from the mean position, which is also the equilibrium position, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ऑसिलेटरी मोशन का ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलते हैं हम, तो देखो जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हो रही है और जो फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से या इक्विलिब्रियम पोजीशन से। जैसे कि देखो पेंडुलम के केस पे जितना ज़्यादा आप यहाँ पर इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ ले जाते हो तो उतना ही ज़्यादा फोर्स डेवलप होगा, ओके। और दूसरी बात, एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो, एट एनी पॉइंट इट्स ऑसिलेशन दिस फोर्स इज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, और ये फोर्स किस तरफ होगा, हमेशा इसको सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा, ठीक है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगा। सिमिलरली स्प्रिंग में भी क्या है, जो फोर्स है, पहली बात जितना आप स्ट्रेच करो स्प्रिंग को उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा इस पर, उतना ही ज़्यादा ये वाइब्रेट करेगी उतनी स्पीड से, ओके। और दूसरी बात ये सेंटर की तरफ है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है फोर्स, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन है पहले फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम उसको मीन पोजीशन डिस्प्लेस कर रहे हैं हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा बेसिकली, ओके। और जो एक्सेलरेशन है और फोर्स से तो एक्सेलरेशन हो आएगा, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और हमेशा क्या होगा, ये सेंटर की तरफ होगा, ओके। सो नाउ, और हमेशा इस केस में अभी जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट होगा, है ना, उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन की ऑपोजिट होगी, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसके पेंडुलम और अगेन स्प्रिंग का भी एग्जाम्पल हो सकता है। In practice, oscillating body eventually come to rest at their equilibrium position because of the damping due to friction and other dissipative causes. तो प्रैक्टिकली क्या होता है, जो आपने देखा होगा एक पेंडुलम को अगर ऑसिलेट करो तो फाइनली वो कुछ देर ऑसिलेट करेगी, उसके बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी, बिकॉज उस पर एयर है, एयर क्या कर रही है, ड्रैग लगा रही है, ठीक है, और एयर में अपने विस्कोसिटी पड़ा है, ओके। तो उस पर विस्कस फोर्स लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है एयर का, और उसकी वजह से वो उसको कंटिन्यूसली एनर्जी लूज़ कर रहा है, वो जो ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम कर रहा है या स्विंग कर रहा है, फाइनली वो एनर्जी लूज़ करते हुए अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो हाउएवर दे कैन बी फोर्स टू रिमेन ऑसिलेटरी बाय मींस ऑफ सम एक्सटर्नल पीरियड ना, तो हम पेंडुलम जो यूज़ करते हैं तो उसमें बैटरी से, सेल से क्या करते हैं उसको, ताकि वो ऑसिलेशन करता ही जाए, ठीक है। इस तरह से हम फोर्स कर सकते हैं, फोर्स ऑसिलेशन कर सकते हैं। We will discuss the phenomena of damp and force oscillation later in the chapter. आगे इसको डिस्कस करेंगे। Any material medium can be pictured as a collection of large number of couple oscillators. ठीक है, एक मटीरियल मीडियम को हम बहुत सारे कपल ऑसिलेटर की तरह पिक्चर कर सकते हैं। अब कपल ऑसिलेटर में समझते हैं, ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, कपल्ड मतलब क्या होगा, जिसमें एक ऑसिलेटर दूसरे ऑसिलेटर के साथ एनर्जी शेयर करेगा, कनेक्टेड है बेसिकली, ऐसा समझ सकते हैं अभी के लिए, ओके। तो देखो जब मीडियम है, जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे क्या होंगे, ये ऑसिलेटर्स हुए, हर एक पार्टिकल एक ऑसिलेटर हुआ, मीडियम का, एयर का पार्टिकल ऑसिलेटर हुआ, और ये दूसरे पार्टिकल से कनेक्टेड है, ये एनर्जी शेयर करेगा, ओके, ये अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये कपल ऑसिलेटर्स हुए, ठीक है। तो कलेक्टिव ऑसिलेशन ऑफ द एक वेग, मतलब समझाया मैंने कपल ऑसिलेटर का आपको, ताकि एक आइडिया लगे आपको, आगे इसको डिटेल में समझेंगे। द कलेक्टिव ऑसिलेशंस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द मीडियम मैनिफेस्ट देमसेल्व्स एज वेव, ठीक है। और जब ये कपल ऑसिलेटर्स ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, और एक साथ ऑसिलेशन करेंगे, एक, ठीक है, जब एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे, एक देखो जैसे कि ये पहला मीडियम ऑसिलेट कर रहा है, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा इसको, और इसकी वजह से ये भी ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, ये फिर आगे ये, तो इस तरह से एक वेव मैनिफेस्ट होगी, ठीक है, वेव मैनिफेस्ट होगी। जैसे साउंड के केस में लॉन्गिट्यूडनल वेव मैनिफेस्ट होगी इसके ऑसिलेशन से। तो मीडियम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, मीडियम ऑसिलेट कर रहा है एज अ कपल ऑसिलेटर, ठीक है। आगे
एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज मैनिफेस्ट एज वेव। एग्जांपल ऑफ वेव इंक्लूड्स वाटर वेव, सिस्मिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, वाटर वेव का एग्जांपल हो गया, वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे उसमें। ठीक है, सिस्मिक वेव जो अर्थक्वेक आता है बेसिकली सिस्मिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप क्लास 12 में पढ़ोगे। वी शैल स्टडी द वेव फिनोमेना इन द नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर में वेव फिनोमेना को स्टडी करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जिसको ये आपको लगता है इस NCERT एक्सप्लेनेशन से हेल्प मिलेगी, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।